नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। हमारे पास जो इन्फोग्राफिक्स और नोट्स हैं, उन्हें देखकर तो पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे ये किसी बहुत ही जटिल प्लम्बिंग सिस्टम का नक्शा हो। लेकिन आज हमारी पड़ताल का लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि किडनी कैसे काम करती है, बल्कि उस छुपे हुए केमिकल बैलेंस को समझना है जो हमारा शरीर हर पल बिना हमें बताए बनाए रखता है। बिल्कुल। ये सिर्फ कचरा प्रबंधन नहीं है, हाँ, ये उससे कई ज्यादा है। यह होम्योस्टैसिस है। मतलब शरीर के अंदरूनी माहौल को हमेशा एक जैसा बनाए रखने की एक अद्भुत और सटीक प्रणाली। हम आज इसी संतुलन के विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र आखिर है क्या? इसका असली मकसद क्या है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो यह हमारे शरीर के अंगों का वो समूह है जो मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय के बाद बने जहरीले या फालतू पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, ये सब। पर इसका एक और भी जरूरी काम है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया, संतुलन। हाँ, संतुलन। हमारे एक स्रोत में तराजू की एक बहुत अच्छी तस्वीर है। उसके एक पल्ले पर पानी है और दूसरे पर एक कोशिका। ये देखने में बहुत सरल है, पर इसका मतलब मुझे लगता है काफी गहरा है। वो तस्वीर ही एक तरह से इस पूरे सिस्टम का सार है। वो ऑस्मो रेगुलेशन यानी परासरण नियमन को दिखा रही है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब शरीर में पानी और नमक यानी लवण की मात्रा को एकदम सटीक रखना। अगर कोशिकाओं में पानी बहुत ज्यादा भर जाए तो वो फट सकती हैं, और अगर कम हो जाए तो? वो सिकुड़ कर मर सकती हैं। हम इंसानों में ये नाजुक काम हमारी किडनी करती है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में तो और भी कमाल का जुगाड़ है। अच्छा। जैसे कि उनमें एक छोटी सी थैली होती है जिसे संकुचन धानी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। जब ज्यादा पानी भर जाता है तो वो एक पिचकारी की तरह उसे बाहर फेंक देती है। वाह! मतलब जीवन के हर स्तर पर इस संतुलन को बनाए रखने का कोई न कोई तरीका मौजूद है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि सभी जीव एक ही तरह का कचरा बाहर नहीं फेंकते। स्रोतों के मुताबिक इस कचरे के भी अलग-अलग प्रकार हैं। हाँ, और ये असल में किसी जीव के वाटर बजट की कहानी चैनल में आपका वाटर स्वागत है। बजट? मतलब पानी के मामले में कौन कितना अमीर या गरीब है? बिल्कुल। इसी आधार पर जीवों की 3 श्रेणियां हैं। पहली है अमोनोटेलिक। ये वो जीव हैं जो अमोनिया यानी NH3 उत्सर्जित करते हैं। अमोनिया तो बहुत जहरीला होता है ना? बहुत ही ज्यादा। और उसे शरीर से निकालने के लिए बेशुमार पानी चाहिए। तो जाहिर है ये तरीका वही अपना सकते हैं जो पानी में ही रहते हैं। जैसे मछलियाँ। मछलियां, मेंढक के बच्चे यानी टैडपोल या दूसरे जलीय कीट। उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, तो वो इस जहर को सीधा पानी में घोलकर बाहर फेंक देते हैं। तो मतलब जिसके पास पानी का असीमित खजाना है वो सबसे खतरनाक कचरा पैदा करने का जोखिम उठा सकता है। लेकिन हम जैसे जमीनी जीवों का क्या, जिन्हें पानी बचाना पड़ता है? हम आते हैं दूसरी श्रेणी में, यूरियोटेलिक। हम यूरिया उत्सर्जित करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में भी कोशिकाओं में अमोनिया ही बनता है, पर हम उसे सीधे बाहर नहीं फेंक सकते क्योंकि पानी बहुत लगेगा। और वो हमारे खून के लिए भी खतरनाक है। तो हमारा शरीर एक सौदा करता है। हमारा लिवर यानी यकृत थोड़ी ऊर्जा खर्च करके उस जहरीले अमोनिया को बहुत कम जहरीले यूरिया में बदल देता है। और इसमें पानी कितना बचता है? यूरिया को बाहर निकालने के लिए अमोनिया के मुकाबले करीब 1,00,000 गुना कम पानी की जरूरत होती है। ये जमीन पर रहने के लिए एक शानदार अनुकूलन है। और पक्षियों की रणनीति तो इस सौदे की मास्टर क्लास लगती है। स्रोतों में लिखा है कि वो यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। बिल्कुल। वो तीसरी और सबसे ज्यादा कुशल श्रेणी है, यूरिकोटेलिक। पक्षी और सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। जो एक पेस्ट जैसा होता है। हाँ, एक गाढ़े पेस्ट या ली जैसा, लगभग सूखा। इसमें पानी की बर्बादी ना के बराबर होती है। अब आप सोचिए, एक पक्षी के लिए ये कितना जरूरी है। एक तो उन्हें पानी आसानी से मिलता नहीं। और दूसरा, अगर वो अपने शरीर में ज्यादा पानी लेकर उड़ेंगे तो उनका वजन बढ़ जाएगा, जिससे उड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। तो ये पानी बचाने के साथ साथ फ्लाइट के लिए भी एक बेहतरीन रणनीति है। ये तो कमाल है कि कैसे अलग-अलग जीवों ने अपने माहौल के हिसाब से तरीके विकसित किए हैं। अब जरा हम इंसानों की बात करते शिक्षा हैं। सेवा यूट्यूब चैनल में जब भी आपका स्वागत है। उत्सर्जन की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले किडनी ही आती है। लेकिन क्या इस टीम में और भी सदस्य हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सारा काम किडनी ही करती है। किडनी बेशक कप्तान है,
लेकिन टीम में कई और महत्वपूर्ण सहायक खिलाड़ी भी हैं। जैसे कि हमारी त्वचा को ही लीजिए। पसीने के जरिए ये न केवल शरीर को ठंडा रखती है, बल्कि पानी, नमक और थोड़ी मात्रा में यूरिया भी बाहर निकालती है। अच्छा, और फिर हमारे फेफड़े हैं। वो हर सांस के साथ गैसीय कचरा, कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर फेंकते हैं। एक स्रोत के मुताबिक हम एक दिन में करीब 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। 18 लीटर। और लिवर, वो तो असल में गुमनाम हीरो हुआ, जो पर्दे के पीछे सबसे खतरनाक काम कर रहा है। बिल्कुल। यकृत यानी लिवर अगर अमोनिया को यूरिया में न बदले तो हम कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। और एक और अंग का जिक्र था, बड़ी आंत। हाँ, हमारी बड़ी आंत भी है, जो कुछ भारी धातुओं और अतिरिक्त कैल्शियम को मल के साथ शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। तो ये एक बेहतरीन टीम वर्क है। और जो मुख्य तंत्र है, मतलब जो मूत्र बनाने से लेकर उसे बाहर निकालने तक का पूरा रास्ता तय करता है, उसके हिस्से कौन कौन से हैं? इस मुख्य रास्ते में 4 हिस्से हैं। एक जोड़ी गुर्दे यानी किडनी, जो खून को साफ करने की फैक्ट्री है। फिर 2 पतली नलियां हैं, जिन्हें मूत्र वाहिनी या यूरेटर कहते हैं, जो किडनी से मूत्र को नीचे लाती हैं। एक थैली तक, है ना? हाँ, एक थैली जिसे मूत्राशय या ब्लैडर कहते हैं, जो मूत्र को जमा करती है। और अंत में मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, जिसके जरिए मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। ये एक सीधा और सरल रास्ता है। चलिए, अब इस फैक्ट्री के अंदर जूम इन करते हैं। हमारे स्रोतों में किडनी की बनावट बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। बाहर से तो ये एक राजमा के दाने जैसी दिखती है, पर अंदर क्या है? अंदर इसकी बनावट बहुत व्यवस्थित है। हर किडनी का औसत वजन करीब 140 ग्राम होता है। इसका जो बाहरी हिस्सा है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो भीतरी गहरे रंग वाला हिस्सा है उसे मेड्यूला कहा जाता है। पर असली काम तो इनसे भी छोटी इकाइयों में होता है। सही कहा मैंने? एकदम सही। असली जादू उन लाखों छोटी छोटी इकाइयों में होता है जो इसके अंदर फिट हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर किडनी में लाखों छोटे छोटे फिल्टर लगे हों। बिल्कुल। नेफ्रॉन ही किडनी की जान है। ये उसकी कार्यात्मक और संरक्षणात्मक इकाई है। कितने होते होंगे ये? हर एक किडनी में ऐसे करीब 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। हर नेफ्रॉन अपने आप में एक छोटा फिल्टरिंग प्लांट है। इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? इसके कुछ मुख्य हिस्से हैं। ग्लोमेरुलस, जो असल में खून की बारीक केशिकाओं का एक गुच्छा है। इसे घेरे हुए एक प्याले जैसी संरचना है, जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। फिर एक लंबी मुड़ी हुई यू आकार की नली है, जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और अंत में एक संग्रह नलिका है, जहां तैयार हुआ मूत्र इकट्ठा होता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी भी इसीलिए कहते हैं। यहीं पर असली प्रक्रिया होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि मूत्र निर्माण 3 चरणों में होता है, और पहला चरण परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन सुनने में बहुत दमदार लगता है। हाँ, और ये है भी दमदार। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक पानी के पाइप को आगे से दबा देते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। ग्लोमेरुलस में खून लाने वाली धमनी का रास्ता चौड़ा है, पर खून को बाहर ले जाने वाली धमनी का रास्ता संकरा है। इस वजह से उस गुच्छे के अंदर जबरदस्त प्रेशर बन जाता है। और इस प्रेशर से? यही प्रेशर खून के तरल हिस्से यानी प्लाज्मा को दीवारों से छनकर बोमन कैप्सूल में जाने पर मजबूर कर देता है। 1 मिनट, तो आप कह रही हैं कि इस प्रेशर की वजह से खून में मौजूद लगभग सब कुछ, पानी, ग्लूकोज, नमक, अमीनो एसिड जैसी कीमती चीजें और यूरिया जैसा कचरा, सब कुछ एक साथ छनकर बाहर निकल जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत ही अजीब तरीका लगता है, जैसे बच्चे को नहाने वाले पानी के साथ ही बाहर फेंक देना। शरीर ऐसा क्यों करता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये इस प्रक्रिया के लॉजिक को समझने में मदद करता है। ये सच है कि ये तरीका पहली नजर में बेअसर लगता है, लेकिन शरीर के लिए ये सबसे तेज और आसान तरीका है। एक एक अणु को पहचान कर सिर्फ कचरे को चुन चुनकर बाहर निकालने से कहीं ज्यादा आसान है कि पहले सब कुछ एक साथ छान लो और फिर जो जो जरूरी है उसे वापस खींच लो। एकदम सही। ये एक बल्क फिल्ट्रेशन की रणनीति है। अच्छा, तो ये दूसरे चरण की वजह से काम करता है, पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन। बिल्कुल। जब ये छना हुआ द्रव, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं, नेफ्रॉन के लंबी नलिकाओं से गुजरता है, तो शरीर एक समझदार खरीदार की तरह काम करता है। वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, जरूरी लवण और ज्यादातर पानी को वापस सोखकर खून में भेज देता है। ये एक बहुत ही चयनात्मक प्रक्रिया है। शरीर जानता है कि उसे क्या वापस चाहिए। और जो कचरा पीछे छूट गया, उसका क्या होता है? क्या वो ही मूत्र है? लगभग। लेकिन एक आखिरी चरण और है, स्राव या सिक्रीशन। एक और स्टेप? हाँ,
इस चरण में शरीर एक आखिरी बार सफाई करता है। खून में बचे हुए कुछ और हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिक एसिड या कुछ दवाइयों के अवशेष जिन्हें पहले नहीं छाना जा सका था, अच्छा। उन्हें सक्रिय रूप से खून से निकालकर नलिकाओं में डाल दिया जाता है। इन तीनों चरणों के बाद जो द्रव संग्रह नलिका में बचता है वही मूत्र है। तो इस पूरी मेहनत के बाद जो मूत्र बनता है उसमें आखिर होता क्या है? इसकी संरचना काफी दिलचस्प है। इसमें लगभग 95% तो पानी ही होता है। 95% पानी? जी हाँ, करीब 2% यूरिया होता है जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है, और बाकी के 2.5% में यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, नमक और दूसरे लवण होते हैं। और इसका जो हल्का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम नाम के एक पिगमेंट की वजह से होता है जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, और इसका पीएच मान औसतन 6.0 होता है, यानी ये थोड़ा अम्लीय होता है। हमने लिवर की भूमिका का जिक्र किया था। एक स्रोत में ऑर्निथिन चक्र का एक डायग्राम है। ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। इसे सरल भाषा में कैसे समझें? वो ऑर्निथिन चक्र लिवर का शायद सबसे जरूरी काम है। सोचिए, शरीर की हर कोशिका एक छोटी फैक्ट्री है जो प्रोटीन का इस्तेमाल करने के बाद अमोनिया नाम का जहरीला धुआं छोड़ती है। बहुत जहरीला। अगर ये धुआं खून में जमा हो जाए तो हमारा नर्वस सिस्टम ठप हो जाएगा। लिवर वो सेंट्रल ट्रीटमेंट प्लांट है जो इस जहरीले धुएं को पकड़कर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर एक रासायनिक प्रक्रिया के जरिए उसे कम जहरीला बना देता है। हाँ, उसे यूरिया नाम के एक सुरक्षित पानी में घुलने वाले पैकेट में बदल देता है। फिर इस सुरक्षित पैकेट को खून के जरिए किडनी तक भेज दिया जाता है जो इसे आसानी से छानकर बाहर फेंक देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लिवर का है, किडनी का नहीं। किडनी तो बस उस यूरिया को शरीर से बाहर निकालती है। एकदम सही। लिवर निर्माता है और किडनी निष्कासक। ये एक अद्भुत प्रणाली है, पर किसी भी जटिल मशीन की तरह इसमें भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। हमारे स्रोतों में कुछ सामान्य विकारों का भी वर्णन है। हाँ, और ये काफी आम है। सबसे ज्यादा सुनने में आता है किडनी स्टोन यानी पथरी। हाँ, पथरी के बारे में तो बहुत सुना है। ये तब बनता है जब मूत्र में कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे खनिजों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वे क्रिस्टल बनाकर जमा होने लगते हैं। ये बहुत दर्दनाक हो सकता है। और दूसरी समस्या है गठिया या गाउट। जब खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है तो इसके क्रिस्टल जोड़ों में, खासकर पैर के अंगूठे में जमा होने लगते हैं और तेज दर्द और सूजन पैदा करते हैं। और अगर किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर दे तो? वो तो सबसे बुरी स्थिति होगी। उस स्थिति में डायलिसिस का सहारा लिया जाता है। जब किडनी रक्त को साफ करने का अपना काम नहीं कर पाती तो डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम किडनी की तरह काम करती है। ये परासरण और विसरण के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके रक्त से यूरिया और दूसरे अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है। ये एक जीवन रक्षक तकनीक है। अंत में कुछ त्वरित और रोचक तथ्य देख लेते हैं। स्रोतों में मूत्रवर्धक यानी डायूरेटिक्स का जिक्र है। चाय कॉफी पीने के बाद बार बार बाथरूम क्यों जाना पड़ता है? इसकी वजह यही डायूरेटिक्स हैं। ये वे पदार्थ हैं जो मूत्र की मात्रा बढ़ा देते हैं। चाय कॉफी में मौजूद कैफीन और अल्कोहल इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो ये करते क्या है? ये असल में पुनः अवशोषण की प्रक्रिया में थोड़ी दखलंदाजी करते हैं। ये शरीर को जरूरी पानी को वापस सोखने से रोकते हैं, जिससे ज्यादा पानी मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। अच्छा। एक और तथ्य जो मुझे दिलचस्प लगा वो क्रिएटिनिन के बारे में था। हाँ। मूत्र में क्रिएटिनिन का स्तर किडनी के स्वास्थ्य का बहुत अच्छा संकेतक माना जाता है। क्रिएटिनिन हमारी मांसपेशियों में ऊर्जा के उपयोग से बनता है और इसे एक स्थिर दर पर शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो अगर खून में इसका स्तर बढ़ रहा है तो ये संकेत है कि किडनी ठीक से छान नहीं रही है। साथ ही ये भी एक तथ्य है कि पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए शरीर से बाहर निकलने का एक ही मार्ग होता है, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। तो आज की इस गहन पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि उत्सर्जन तंत्र केवल कचरा हटाने वाली एक मशीनरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे शरीर के अंदरूनी महासागर को शांत और संतुलित बनाए रखने वाली एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर प्रणाली है। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक विचार ये भी निकलता है कि जीवों ने अपने पर्यावरण के अनुसार उत्सर्जन के कितने अलग अलग तरीके विकसित किए हैं। शिक्षा सेवा यूट्यूब चैनल पानी में रहने वाली मछली का अमोनिया फेंकना और रेगिस्तान में रहने वाले पक्षी का यूरिक एसिड का पेस्ट बनाना, दोनों अपने अपने माहौल में जीने की बेहतरीन रणनीतियां हैं। हाँ, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी जीव का हर पहलू, यहाँ तक कि उसका कचरा भी, उसके परिवेश के साथ कितने गहरे तालमेल में काम करता है। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।